अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आ गई तब्दीली के साथ मैं शाहिद मुस्तफ़ा, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आबिद हुसैन साहब। आबिद हुसैन साहब, तब्दीली तो आ गई और आने की उम्मीदें भी लगी हुई हैं, लेकिन ये जब अखबार में हम ये पढ़ रहे हैं कि एक की सुर्खी है कि मुस्लिम लीग और MQM एक हो रहे हैं, दूसरी तरफ आबिद साहब वो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगने का कोई अब माहौल नहीं है। तो ये कल दोनों इत्तेहादी थे। एक जो है बड़ा पुरुम्मीद होके जो है नवाज शरीफ और उनकी टीम गवर्नर हाउस में इजलास कर रहे हैं और सियासत कर रहे हैं खुल के, और उनमें कहीं मायूसी नहीं नज़र आ रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी में मायूसी नज़र आ रही है और वो कह रहे हैं कि हमें नून लीग जैसा मैदान नहीं मिल रहा है खेलने के लिए, सियासत करने का। तो अवाम में जो एक मायूसी है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। आबिद साहब, कराची मुल्क का सबसे पढ़ा लिखा शहर है, इसमें जो वोट बैंक है वो ज़िमनी इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में आप उसका रेशो देखें तो उसका ग्राफ तो बहुत नीचे गिर गया है। इसका मकसद सियासी लोगों पे एतमाद लोगों का नीचे गिर गया है। आप क्या कहेंगे इस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। देखिए, ये जो मुल्क की सियासत है ये तो कोई इसमें इस्तेहकाम नहीं रहा है पाकिस्तान में। और सियासत में कहा यह जाता है कि आज के मुखालिफ कल दोस्त बन जाएंगे और आज के दोस्त कल मुखालिफ बन जाएंगे। तो ये तो एक सिलसिला चल रहा है और आज से नहीं है, बड़ा पुराना सिलसिला है। ये इत्तेहादी बनना या इत्तेहाद टूटना ये हमारी सियासत का हिस्सा रहा है। और जहाँ तक ये MQM के वक्त की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से मुलाकात है और उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि मिलकर आइंदा के लिए इलेक्शन में एक अपना इत्तेहाद बनाएंगे, इसमें भी कोई ऐसी बईद वाली बात नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब मुस्तकिल उनका कहना ये है और MQM की क़यादत का कहना ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या जलसों में कि कराची को 15 साल में पीपल्स पार्टी ने बहुत पीछे कर दिया और इससे खंडर बना दिया। तो अब MQM की जो सियासत है वो आइंदा इलेक्शन में इसी बुनियाद पर आगे चलनी है। तो ये इसके लिए ज़रूरी हो गया था कि जो वो जलसों में कह रहे हैं, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह रहे हैं, अब उसको जस्टिफाई करना है। क्योंकि आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 इलेक्शन की तारीख दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो अब उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और कारकुनों को मोटिवेट करने के लिए, उनको मोबिलाइज़ करने के लिए, चाहे जरदारी साहब कहें कि जी माशाल्लाह कोई इम्कान नहीं है और यकीनन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, कोई माशाल्लाह कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। तो मैं तो इस मामले में जरदारी साहब के साथ हूँ कि इस मामले में सबको ये तय कर लेना चाहिए कि ये मुल्क अब बार बार माशाल्लाह का मुतामिल नहीं हो सकता। कराची एक पढ़ा लिखा शहर है। कराची में अगर आपने जैसे गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन कराए थे और PTI के लोगों को, सोते हुए लोगों को उठा के कहा कि आप जीत गए, तो लोगों ने, जिन लोगों ने वोट डाले थे उनके वोट्स का जो हशर हुआ, ये तो बाशऊर लोग हैं, ये कोई गांव देहातों में रहने वाले लोग नहीं हैं। इनको पता है कि ये इनके एरियाज, इनके हलके जो है उसमें से कौन जीत सकता है और उसका रिजल्ट 100% हर किसी के पास था। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये जो कुछ आप मिसाल दे रहे हैं ना, ये इसकी वजह ये थी कि इन इलेक्शन में जो आपका पहला सवाल था कि टर्न आउट बहुत कम था। देखिए, फ़ैसले उस वक्त तब्दील किए जाते हैं किसी भी तरफ से हों, किसी भी जगह से हों, जब लोग घरों से बाहर ना निकलें, और निकले तो महदूद तादाद निकले। अगर लोग वोट में दिलचस्पी लें और ज़्यादा तादाद में पोलिंग स्टेशन तक जाएँ तो उस रिज़ल्ट को तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, पूरा जो इलाके की वेव होती है वो बता रही होती है कि कौन से पोलिंग स्टेशन पर किस उम्मीदवार के लोगों का रस ज़्यादा था, किसकी कतारें ज़्यादा लगी हुई थी, कौन से पोलिंग बूथ, यानी एक मिजाज समझ में आ रहा होता है। तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप 10 में से किसी एक सीट को ज़बरदस्ती आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपने रुझान देख लिया उस दिन कि भाई ये फलां पार्टी जीत रही है, तो चूँकि उन इलेक्शन में जो आप मिसाल दे रहे हैं टर्न आउट 10% से भी कम था, तो जिन लोगों ने फैसले बदलने थे उनके लिए आसान हो गया काम। सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, डिस्कशन चल रहा है, खुलेआम तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन नहीं होगा, कोई ऐसा हादसा हो जाएगा, अल्लाह ना करे कि अब इस मुल्क में कोई ऐसा हादसा हो। ये मुल्क बड़े नुकसानात उठा चुका है और इसके फिर इल्ज़ामात तराशी की सियासत शुरू हो जाती है।
तो हम ये समझें कि मेरा ख्याल जो है ये पाकिस्तान के बाद बहुत अहम और तारीख़ी मौका है कि वो एक ऐसा इलेक्शन कराया जाए कि लोगों की ये शिकायत का अजाला हो जाए और दुनिया कहेगी कि ये वाकई जो है, जिससे हम दुनिया भर से तज्ज़ियाकार और माहिरीन को और सहाफ़ियों को बुला रहे हैं कि आएँ देखें हमारे मुल्क में इलेक्शन किस तरह होगा मुनसिफ़ाना। तो मुनसिफ़ाना देखिए, होना तो यही चाहिए जो हम सोच रहे हैं और जो हमारी ख्वाहिश है कि इलेक्शन मुनसिफ़ाना हों, शफ़ाफ़ हों और सब लोगों को मौका मिले, तमाम सियासी पार्टियों को, उम्मीदवारों को, और यकसा मौक़े मिलें। अब सवाल ये है कि जो अभी मैं बात कर रहा था कि जो हमारे बहुत सर्द इलाके हैं हमारे मुल्क में, जहाँ पे बर्फ़ पड़ जाएगी उन तारीख़ों में, इनको ये चाहिए कि उन इलाकों के लिए पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट ले लें या कोई भी तरीका इलेक्शन कमीशन निकाले कि उनका वोट ज़ाया ना हो और उसको सेव कर लिया जाए। और उसके बाद जो है उनकी जो हक़ नुमाइंदगी है, जब ये शेड्यूल सामने आ जाएगा और उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा, तो कम से कम उन तारीख़ों में वहाँ से वोट ले लिए जाएँ, जो एक तरीक़ेकार ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन तय करेगा और जो हमारी मुताल्लिक़ा इदारे हैं वो तय करेंगे। एक तो ये कि मैं ये चाहता हूँ कि वो चीज़ें कवर हो जाएँ और उनको भी वोट का हक़ मिल जाए। दूसरी बात ये है कि जो आपने अभी बात की है कि जो पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की जो चीज़ें हो जाती हैं उसको कैसे हल किया जाएगा। तो देखिए, सबकी ये ख्वाहिश है कि शफ़ाफ़ इलेक्शन हो, और पाकिस्तान जिस स्टेज पर इस वक्त आ गया है इकोनॉमिकली, उसमें तो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप शफ़ाफ़ इलेक्शन कराकर इक़्तिदार अवाम के अख्तियार में दे दें और सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, जो तनाज़ा था इलेक्शन की तारीख का, इसको हल करवाया सुप्रीम कोर्ट ने, और अब सबकी नज़रें लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा इदारा है कि जो लोगों को, इदारों को और जो हमारी मशीनरी है उसको एक उस पर ला सकती है कि भाई आपने इस इलेक्शन को हर सूरत में वक्त पर कराना है। यानी अब 8 फरवरी के बाद किसी बहाने से आगे ना हो। मसलन अगर मैं सर्द मौसम की बात कर रहा हूँ, जैसा कि अभी आपने कहा कि ऐसी बातें सोशल मीडिया पे हैं कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, वो खदशात अपनी जगह हैं, वो तज्ज़िया अपनी जगह है, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि अब अगर 8 फरवरी की तारीख आ गई है तो 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। आबिद साहब, इस सिंध की बदनसीबी कहें और इससे ज़्यादा क्या बदनसीबी होगी कि सिंध में अगर MQM और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी रह चुके हैं, इसके बाद भी तरक्की ना हो। मकसद ये कि एक दूसरे आप ये कहें कि कुव्वतें हैं ये, और इतने कुव्वत जो है जब इत्तेहादी बन जाए तो तरक्की में मेरा ख्याल जो है इजाफा होना चाहिए, लेकिन तनज़्ज़ुली हुई। आप 15 सालों की जो मिसाल दे रहे हैं, इस दौरान MQM हिमायती रही, इत्तेहादी रही इन जमातों की, इक़्तिदार में रहने वालों की, और आज ही MQM ये बातें कर रही है और उसे नवाज़ शरीफ के पास जाना पड़ा। इस मुल्क के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो ज़रदारी नौजवान हैं, वो कह रहे हैं कि अब कराची तरक्की करेगा। फिर एक आसरा दिया जा रहा है कि मेयर हमारा, वज़ीर आला हमारा, वज़ीर आज़म हमारा। बस ये ट्राइका बनेगी तो कराची तरक्की करेगा, अगर ट्राइका नहीं बनी तो कराची के तरक्की के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो नज़र वैसे ही नहीं आ रहे। देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में मुझे तब्दीली नज़र आई है, और बिलावल भुट्टो साहब का जो विज़न है वो पीपल्स पार्टी की जो रिवायती एक पेंडिंग करने की जो सियासत थी कराची के तरक्की को, उसमें मुझे कुछ अब हलचल नज़र आई है। और मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए, जो मलिर एक्सप्रेस वे का मंसूबा जो बिलावल भुट्टो साहब ने शुरू कराया, जो नाकाबिल यकीन हद तक तेज़ी से तकमील के मराहिल की तरफ बढ़ रहा है, और अल्लाह करे को जल्द से जल्द पूरा हो। क्योंकि उसमें भी इस किस्म की बातें की जा रही है कि इसमें DHA का इंटरेस्ट था और एक DHA को सुपर हाईवे के DHA से मिलाने के लिए क्या मंसूबे को किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चाहे किसी इदारे का इंटरेस्ट था, लेकिन इससे आवाम को बहरहाल फ़ायदा होगा। देखिए, मोटरवे जब बना, नवाज शरीफ साहब ने जब मोटरवे बनाया तो बड़ी बातें हुई, बड़ी तनकीद हुई। बेनज़ीर साहिबा ने भी अपने दौर में आकर उस पर तनकीद की, उसके कुछ प्रोजेक्ट्स को उन्होंने समेटने की भी कोशिश की। लेकिन आज वही मोटरवे हर एक के लिए मुफीद है, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी वाला सफ़र करे या नून लीग वाला या PTI वाला या एक आम शहरी। MKM की मजबूरी ये है कि उसको अगर कराची में वोट लेने हैं तो उसको पीपल्स पार्टी की मुखालफत करनी पड़ेगी,
और जो आप मिसाल दे रहे हैं कि ये माजी में इसका हिस्सा भी रहा और फिर भी शहर ने तरक्की नहीं की, तो उस वक्त वो एमकेएम की मजबूरी होगी। तो वो क्यों पीपल्स पार्टी के साथ बैठी हुई थी? इसलिए कि उसे अपना मफाद पीपल्स पार्टी में नज़र आ रहा होगा। अब उसको अपना मफाद इसमें नज़र आ रहा है कि वो नून लीग के साथ रहे और पीपी की मुखालफत करके वोट ले। और जहाँ तक एक कॉल आने की बात है कि वहाँ से लंदन से कोई हिदायत आएगी, कितना वोट बैंक कितने वोटर्स बाहर आएंगे, क्या टर्नआउट रहेगा, तो ये अभी हम कहना भी कबल वक्त है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। एमकेएम को एक स्पेस मिला है, एमकेएम को उस स्पेस में अपने आप को साबित करना चाहिए। अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पिछली अपनी जो जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि ये इनकी वाहिद पार्टी है जिसने अपनी क़यादत को हटाया है, वरना होता है कि क़यादत जो है वो निचले लोगों को हटाती रहती है और ख़ुद अपनी जगह पर रहती है। सारी सियासी पार्टियों में हमें ये नज़र आता है। लेकिन ये बात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़े वसूख से और सही बात कही है कि भाई ये वो पार्टी थी जिसने अपनी क़यादत से इख्तिलाफ़ किया और क़यादत को अलग कर दिया। अब ये अलग बात है कि वो क़यादत अभी तक इतना असर रखती है कि वो अगर बायकाट की अपील कर दे तो बायकाट मौसर हो जाता है। नाज़रीन, ये बड़ा ये समझें अहम तज्जिया जो है आबिद हुसैन साहब ने किया है और बड़े दलाइल के साथ बात की है और मिसालें देती हुई बात की है। मैं यही कहूँगा कि जहाँ लोगों ने अपनी अना ख़त्म की और एक शहर के मफाद में, मुल्क के मफाद में एक जमात का खात्मा किया और वो यकजा हुए, उनके यकजा होने और उनके काम को देखते हुए अगर हम फैसले करें, देखें जमात इस्लामी शहर से जीती, क्या जमात इस्लामी का अक्सरियत की बुनियाद पे भी आप देखें कि पीटीआई के वोट मिला के जो है क्या जमात इस्लामी का मेयर बना? नहीं बना। कुछ खदशात तो होंगे कि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर्रहमान को पीछे रखा गया, तो यही खदशात जो है एमकेएम के बारे में भी थे। ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, इसको खुद समझ लीजिएगा कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब अल्लाह बेहतर करे और कराची वाले अपने शऊर का मुजाहरा करें और जो उनको अच्छा लगता है, जो जमात अच्छी लगती है, जो कराची के लिए काम कर सके, यही स्पेस है कराची के मुस्तकबिल का फैसला। बात यही है कि कराची का, मैं बात ये नहीं कह रहा कि कराची में एमकेएम ने ये कहा है कि कराची के मुस्तकबिल का फैसला, वाकई ही कराची के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कराची से ही होना है। अगर कराची उसमें फिर रह गया तो फिर कराची का अपना भी नुकसान है और मुल्क का भी नुकसान है। तो समझदार फैसलों की हमेशा उम्मीद अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोगों से ही की जाती है। तो कराची अपना किरदार अदा करे। शुक्रिया आबिद हुसैन साहब।